जो बच्चा घर में किलकारी फैलाता है, बड़ा होने के बाद उम्मीदों का केंद्र बन जाता है और उसके बाद पूरे घर की ज़िम्मेदारी निभाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी उम्र के आखिरी दौर में उसको बड़ी अजीब-सी स्थितियों से निपटना होता है। बुढ़ापा शरीर पर जितना असर करता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है समाज में उनके प्रति उपेक्षा भाव। भारत में तो बहुत अजीब स्थिति है, छोटे बच्चे भी बुजुर्गों को बहुत छेड़ते हैं, छेड़ाते हैं और कोई रोकने को तैयार नहीं होता है। मैंने इस घटना को कई बार निजी तौर पर देखा है। मैं हूँ कुमार सोहिल और आप देख रहे हैं दुलत्ती। हमारे साथ हैं आईबी सिंह जी। आईबी सिंह जी ने न केवल पूरा जीवन भारत में निभाया है, बल्कि हाई कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के तौर पर उन्होंने पारिवारिक समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। विदेश में भी बहुत लंबे समय तक वो रहे हैं और अमेरिका में भी उन्होंने बुजुर्गों के प्रति जो अनुभव रहे हैं उनके, उसी पर आज भी हम लोग बातचीत करेंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है दुलत्ती में। हम जिस तरीके से यहाँ पर समाज में, भारत में, हिंदुस्तान में, बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड में जो बुजुर्गों की स्थिति है वो बहुत अजीबोगरीब शर्मनाक है होती जा रही है। अगर उसको सांगठनिक तौर पर लिया जाता है, उनको पुनर्वास के लिए किया जाता है, तो वो अनाथ आश्रम ज़्यादा बन जाते हैं, वृद्धाश्रम के तौर पर बहुत सम्मानजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपका क्या राय है? देखिए, हमारे परिवार हमारी जो संस्कृति का मूलभूत आधार था और अब हमारा परिवार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। संयुक्त परिवार ही हमारे समाज की सबसे अच्छाई हुआ करती थी। सब संयुक्त परिवार अब टूट करके अब एक इकाई में बन गई है, मियाँ बीवी बच्चे। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो जितने दिन तक वो अपना संभाल पाते हैं तो संभालते हैं, उसके बाद वो बुढ़े उनके लिए बिल्कुल उपेक्षित हो जाते हैं और उनको बड़ी उपेक्षा का जीवन अनुत्पादक भी हो जाते हैं और वो बोझ हो जाते हैं और वो फिर वो लगने लगता है कि हमारे परिवार में वो नहीं रह पाएंगे। सास के साथ में बहू नहीं रह पाती है, ससुर के साथ में बहू नहीं रह पाती है, या फिर लड़के के साथ सास के साथ या ससुर के साथ रहना हो तो लड़के वाले भी नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से अब ये मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, लड़कियों को अच्छी नौकरी मिल रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से परिवार उपेक्षित होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो जो बुढ़े होते हैं वो उनका जीवन कुछ बुढ़ापे के पास पहुंचते पहुंचते परिवार के लिए एक बोझ हो जाता है और वो बोझ फिर हटा दिए जाते हैं परिवार से। उनकी जीवनी शक्ति भी बहुत क्षीण हो जाती है या टूट जाती है। देखिए, जब आप अकेले रहेंगे, जब आप संगठित रहेंगे, एक परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत शक्ति रहती है, मॉरल ही आदमी बहुत नैतिकता के आधार पे बहुत मजबूत होता है, किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए मजबूत होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सभी तरह से ठीक रहता है, संपन्न रहता है। लेकिन जब अकेला पड़ जाता है तो आदमी अपने आप को निरीह सा महसूस करने लगता है और ऐसी स्थिति में वो कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। ये हमारे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता था, तो उन्होंने अपने आप को उसके साथ में एडजस्ट करना सीख लिया है, बहुत अच्छा तरीका उन्होंने अपना लिया है। अब होता ये है कि जो पेरेंट्स बुढ़े होते हैं वो खुद भी इतना कमा चुके होते हैं कि उनके पास पैसा तो होता है लेकिन परिवार नहीं होता है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे सब अमेरिकन कल्चर आता जा रहा है हर मामले में, चाहे बैंक का पैसा जमा करने का तरीका हो, चाहे बैंकों का वो हो, चाहे पेंशन समाप्त करके आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब आप ट्रस्ट बना करके पेंशन की जगह पे जितना पैसा जमा करेंगे वही पैसा आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सब अमेरिकन पद्धति को, जो स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ की है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है और इसका नतीजा ये है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी अमेरिकन की तरह बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिमागी तौर पे हम नहीं बढ़ता। दिमागी तौर पे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सदियों से, इतने हजारों साल से जो हमारी संस्कृति रही है,
जो हमारे रहने का तरीका रहा है, जो हमारे परिवार रहे हैं, उसको आप 50 साल या 20 साल में तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं। वो एक मानसिक रूप से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मजबूरी की वजह से मियाँ बीवी अपने माँ बाप का ख्याल ना कर पाते हो। दोनों जॉब करते हैं, दोनों बिजी रहते हैं, उनका भी अपना बच्चा है, तो बच्चे को संभालें, किसको संभालें, लेकिन वो चाहते जरूर हैं कि हमारे पेरेंट्स की देखभाल होती रहे। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, वो पहले तो चाहते हैं कि परिवार हमारे साथ रहे, बुजुर्ग भी हमारे साथ रहे, लेकिन बुजुर्ग के हर काम में वो हस्तक्षेप करते हैं। जैसे बच्चा भी पाल रहे हैं तो वो चाहेंगे कि नहीं इस तरीके से नहीं, वैसा किया जाए। तो बच्चे के प्रति जो बुजुर्ग का दायित्व होता है, स्नेह का सतह, उसको वो तोड़ा जाता है। मैं कई चीज़ों पर मैंने देखा है। ऐसी स्थिति में एकल परिवार में अगर वो एडजस्ट करना भी चाहें, नौकर की तरीके से भी देखना चाहें, तो नहीं हो पाता है। ये स्वच्छंद रहने की आदत हमारी कुछ ज्यादा हो गई है, बुजुर्गों में ज्यादा या युवाओं में? नवयुवकों में उनमें ज्यादा। अब हमने एक परिवार में यूं भी देखा है कि अपने पोती को बाबा ने कह दिया ए बदरिया, तो बहू को आपत्ति हो गई कि मेरी बेटी को बदरिया क्यों कहा आपने। तो ये जो स्वच्छंद में उनको ये भी रहता है कि हमारे हर चीज में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। अब उनको बाबा का तो प्यार था अपनी पोती के लिए, उन्होंने उसको बदरिया प्यार में कह दिया, लेकिन उसको बुरा लग गया। तो ये सब चीजें स्वच्छंदता जरा ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसमें ये भी रहता है कि किसी तरह का हस्तक्षेप हमारे जीवन में न पड़े। अब साथ साथ रहते भी हैं, तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं बच्चे की, तो उनका इंटरफेरेंस तो होता ही है। तो उससे बेहतर ये होता है कि वो अलग तरीके से घर पे चले जाएं, वृद्धावस्था में चले जाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोक सेवा के तरीके से जो लोग काम करते हैं, एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से जो बनाए गए हैं, उन दोनों में किस तरीके की स्थिति है? नहीं, क्योंकि अगर उसको स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा तो बुजुर्ग बेमौत मारे जाएंगे। देखिए, फिर हमको अब जब अमेरिकन सिस्टम को अडॉप्ट करने की आदत होती जा रही है, तो हमको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जी। आपको वृद्धा आश्रम बनाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर एक आध हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो वो तो मृत्यु का प्रतीक्षा करते डाल हैं। दिए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनकी दवा, खाना पीना वहीं रहना है, अपना अकेले पड़े हुए रह रहे हैं। तो और अगर बच्चे संपन्न हैं तो वो पैसा दे देते हैं। बहुत से जो लोग विदेशों में और अमेरिका में या यूरोप में काम कर रहे हैं, उन बच्चों ने अपने माँ बाप को वहाँ डाल रखा है। ये बात नहीं, ख्याल करते हैं, फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो उनकी मजबूरी है कि वो उनके अपने साथ नहीं रह सकते। बुढ़ों की मजबूरी है कि कहीं न कहीं रखना ही है। आप अमेरिका में रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, कैसा है उनका स्ट्रक्चर? कैसा? देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन हर जगह बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। 20-20 मंजिल की भवन होते हैं, जिसके अंदर जो है एक बेडरूम का पूरा सेट बना करके अलग रख दिया जाता है, मतलब गांव की तरीके से एकदम। 20 मंजिल में हर फ्लोर के ऊपर बहुत सारे बुड्ढे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं अपना, और वो उनका खाना पीना रहना सब कुछ वहीं होता है। बाहर निकलते हैं, लाउंज बनी है, लाउंज में बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पढ़ते हैं, आपस में गपशप करते हैं। उसके अलावा संडे को वहाँ पर बच्चे जो होते हैं 8th 9th 10th 11th 12th के, ये बच्चे वॉलंटियर करने आते हैं। अरे, उनको बैठा के कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ बच्चे आकर के उनको उस वॉलंटियर करने का उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि इन्होंने इतने दिन वॉलंटियर किया है। भले ही उनके बच्चे हों ना या ना हो, वो सिटी के बच्चे, ये सोसाइटी के बच्चे आते हैं, आकर के वॉलंटियर करते हैं। कोई उनको कहानी सुनाता है, कोई उनको मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई साइंस के बारे में बताता है, कोई चेस खेलता है उनके साथ बैठ करके, या ये चेस खेलते हैं तो वो चेस खेलता है। तो हर तरह से उनको इंटरटेन करते हैं, और फिर वहां पे उन बुड्ढों को नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे। अच्छा। हाँ, उनका खाने का सिस्टम ये होता है कि एक कॉमन मेस होता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास होता है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो ऑर्डर दे देता है, वो खाना आता रहता है, वो खाते हैं, उसी में अपना आराम से रहते हैं। वेट करते हैं कि ये वॉलंटियर बच्चे कब आएंगे, तो उनके साथ हम बैठ करके गपशप करें, कुछ करें।
तो उन बच्चों का मार्किंग करेंगे बुजुर्ग बुजुर्ग मार्किंग करते हैं। वो जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको वॉलंटियर करने महत्वपूर्ण होता का, वो आवर्स के हिसाब से होता है कि इन्होंने 100 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे एज ए वॉलंटियर काम किया है। और फिर जब उनका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है तो उसको उसका बेनिफिट दिया जाता है। क्या बात कि साहब ये इस बच्चे ने इतना वॉलंटियर किया था यहाँ पर, ये काम करता था। हाँ। तो ये सिस्टम एक तरह से बहुत अच्छा लगता है कि वो जो उनको जो एकदम एकांत हो जाता है, जीवन निरीह हो जाता है, वो उनका निरीहता में थोड़ा सा उनको रस मतलब मिल जैसे आप जाता कह है। सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में ये टीस जैसा होता है, लगातार दिल में चुभता है, वहां पर मीठा सा दर्द महसूस होता है। हाँ हाँ, मीठा सा दर्द महसूस होता हाँ, है। दर्द तो रहता है कि उनके अपने जी, बच्चे नहीं बिल्कुल। होते हैं, तो वो होते हैं। तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे एक मित्र सुनाते थे कहानी कि अपनी आप बीती सुनाते थे कि उनका बेटा स्विट्जरलैंड में था। तो वो उसके बेटे के 2 बच्चे थे, छोटे छोटे, 3 साल का और 5 साल का। तो वो स्विट्जरलैंड में जब जाते थे तो वो इवनिंग वॉक में निकलते थे और चारों तरफ बच्चों को, दोनों बच्चों को, एक को कंधे पे बैठा लेते थे और एक को लेकर के घूमा करते थे। और वो जो ओल्ड एज होम होता था उसके सामने भी जाते थे, तो ओल्ड एज में जितने पड़े रहते थे लोग, वो लोग कॉफी, टॉफी या कोई चॉकलेट सब अपने बच्चों को उनको देते थे। तो उन्होंने, और सब बताते थे कि मेरा बेटा वहाँ पर है, कौन से लेबोरेटरी में है, कौन डॉक्टर है, कौन पायलट है, कौन है, मतलब एक से एक अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनके माँ बाप वहाँ पर ओल्ड एज होम में थे। तो एक बार इन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि आप ये लोग ओल्ड एज, इतने बड़े बड़े जगहों पे आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो आप ये ओल्ड एज होम में क्यों पड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि एकदम सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग बोला कि हम लोग यहाँ पर इसलिए पढ़े हैं कि जब हम लोग आपकी उम्र के थे, तब उनकी उम्र 50-55 की थी, जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो हम वो नहीं करते थे जो आप करते हैं, कि अपने पोते पोती को लेकर के आप टहलते हैं, घुमाते हैं, कंधे पे घुमाते हैं। अगर हमने किया होता तो हो सकता मेरा भी बेटा आज इसी तरह ख्याल करता। तो खैर वो सोसाइटी की बात है, अलग अलग हो गई है। लेकिन क्या जो प्रक्रिया अडॉप्ट कर रखे हैं अमेरिकन या विकसित देश बुजुर्गों के प्रति, वो उनके बच्चे जाते हैं, वॉलंटियर्स जाते हैं, वो परिवार को और स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने का, बुजुर्गों को अपने घर में वापस ले जाने की किस माहौल बनाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो मजबूरी है उनकी, बच्चों की भी मजबूरी है, क्योंकि देश अब इतना, पूरा विश्व एक गांव हो गया है। पहले होता था कि एक सिटी में काम करते थे तो जिंदगी भर उसी सिटी में काम करके रुक जाते थे। आज का जो नवयुवक है वो आज ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, कल हो सकता सिंगापुर आ जाए, परसों हो सकता इंडिया आ जाए। यानी वो अपना लाइफ इतनी तेज से मूव करते हैं कि उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने बुढ़ों को भी साथ साथ उनको कैरी करके अपने साथ ले जाएं। तो ऐसा असंभव हो गया, इसीलिए आजकल ओल्ड एज होम जो है वो, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ चाहे अनाथ आश्रम हो या वृद्धाश्रम हो या पड़ोस का हो, जो बुजुर्ग महिला पुरुष होते हैं आपस में चोट खड़ा करते रहते हैं, वहाँ भी क्या इस तरह की कुछ स्थिति है? एक्चुअली उस एज में वहाँ का सिस्टम और वहाँ का वो अलग है, क्योंकि अगर माँ है तो बाप नहीं है। मैंने तो देखा है कि ज़्यादातर तो 70 पहुँचते पहुँचते डाइवोर्स ही हो जाते हैं, तो अलग ही अलग रहते हैं। माँ तो अगर किसी महिला से उनके मित्रता हो रही तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी। और वो गर्लफ्रेंड्स बहुत हैं। 79 को मैं तो देखता था कि वो उसकी हमारे यहाँ आते रहते थे वहाँ पर। तो जो मेल था वो 74 के एज का था, उसकी गर्लफ्रेंड 70 की एज की थी। तो दोनों बैठ के घूमते थे, सैटरडे संडे घूमते थे, उसके बाद मंडे को दोनों अपने अपने काम करने चले जाते। बुजुर्गों का जो आय स्रोत है या उनका खर्चा कैसे उठता है? उनकी अपनी कमाई होती है, अपनी कमाई रखे रहते हैं, वो उसी से उनका खर्च चलता रहता तो है। मोटी मोटा क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे यहाँ हम लोग बुजुर्ग घुट करके मौत के पास जाते हैं, यहाँ अमेरिका या विकसित देशों में वो दमा के पेशेंट की तरीके से होते हैं, उनके पास औषधि भी होती है और मरना तो है, उनको भी एहसास है और बहुत इनको ही पता है, लेकिन पीड़ा वहाँ कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। शायद यही कहना चाहते हैं आप? जी, बिल्कुल सही बात है।
वहाँ की सोसाइटी में बुड्ढों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब वो जानते हैं कि हमारा जो नियत है वो यही है। टू द पॉइंट बताइए कि भारत के या थर्ड वर्ल्ड के जो बुजुर्ग हैं उनकी बुड्ढों की स्थिति क्या है? दोनों तरह की अब बराबर होती है, दोनों जगह की अब बराबर होती जा रही है स्थिति। वही जो अमेरिका में है वो भी इंडिया में भी होती जा रही है। आज भी इंडिया में अब आप चले जाइए तो देख लीजिए, जैसे यहाँ लखनऊ शहर में ही एक बहुत बड़ा मोहल्ला होता था निराला नगर। हाँ। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियों में मियाँ बीवी दोनों रहते थे। उन्होंने बेच बेच के सब कोठियाँ बेच करके फ्लैट में जा करके अपना रहना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि फ्लैट में थोड़ी सी वो जो एकांत होता है वो कम होता है। फ्लैट में काफ़ी लोग रहते हैं, आपस में सोसाइटी में मिक्सअप हो जाते। बड़े घरों में कोई मिक्सअप नहीं होता था, मर गए तो पता भी नहीं चलता था कि मर गए। तो हम एक ऐसे दौर पे आ चुके हैं कि बुजुर्ग एक सुखद मार्ग से एक नई खूबसूरत डगर में जाएं पीड़ा के बावजूद। कम से कम इस पीड़ा जो हिंदुस्तान में बुजुर्गों को हो रही है उससे हम अलग कर सकें और एक नया बुजुर्गों के लिए एक नया वैचारिक माहौल और सुविधाजनक माहौल दे पाएं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के पास हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।